मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोग आसमान से नीचे गिर रहे हैं और उनमें से एक डैनियल भी होता है। फिर कहानी 28 साल पीछे जाती है, सन 2022 में, और यहाँ पर डैनियल एक बायोलॉजी का टीचर है और उसका सपना है कि वो मिलिट्री की रिसर्च टीम में काम करे। और आज क्रिसमस का दिन होता है, इसलिए डैनियल के घर पर पार्टी हो रही होती है। फिर डैनियल की बेटी म्यूरी और उसकी वाइफ को दिखाते हैं और उनके घर पर और भी लोग आए होते हैं। फिर डैन की वाइफ एमी उसे बताती है कि आपके डैड यानी म्यूरी के ग्रैंडफादर ने म्यूरी के लिए गिफ्ट भेजे हैं। तो ये देखकर डैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने डैड से नाराज़ है, क्योंकि बचपन में उसके डैड उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। फिर डैन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिलिट्री की रिसर्च लैब में काम करने के लिए उसकी जगह किसी और को चुन लिया गया और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और अंदर जाकर अपनी बेटी के साथ मैच देखने लगता है और उससे बात करने लगता है। और उसकी बेटी उसे बताती है कि मुझे भी आपकी तरह बेस्ट बनना है, जैसे आप साइंस में बेस्ट हो। तभी मैच के बीच में एक एक्सप्लोजन होता है और कुछ सोल्जर जैसे लोग बाहर आते हैं। फिर उन सोल्जर्स की लेफ्टिनेंट बताती है कि फ्यूचर में एक जंग छिड़ गई है और ये जंग इंसानों के बीच में नहीं है और उनसे लड़ने के लिए अब वहाँ पर लोग भी नहीं बचे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ चलें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और डैन और उसका परिवार भी टीवी में ये सब देख रहे होते हैं। फिर इस घटना के 1 साल बाद हम न्यूज़ में देखते हैं कि दुनिया भर के देशों ने अपने अपने बहादुर सोल्जर उनके साथ फ्यूचर में भेजे लड़ाई करने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो 7 दिन बाद हर बार हार कर वापस आ जाते और बहुत से लोग वहीं पर लड़ाई में मारे भी जाते। अब क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ 5 लाख लोग ही बचे हुए थे और ज़्यादातर सोल्जर भी मारे जा चुके थे, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि अब से आम जनता भी फ्यूचर में जाकर लड़ाई कर सकती है, क्योंकि अगर उन सब एलियंस को ख़त्म नहीं किया गया तो दुनिया में एक भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर डैन को दिखाते हैं जो क्लास ले रहा होता है, पर सभी बच्चे काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि लोग जंग होने से मर रहे हैं और इस तरह दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक दिन। बच्चों को दुखी देखकर डैन क्लास को बंद कर देता है और उनसे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सवाल पूछने को कहता है। तो मार्टिन नाम का एक बच्चा उससे वोल्केनो के बारे में सवाल करता है। इतने में डैन के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे मिलिट्री ऑफिस में आने के लिए कहा जाता है। फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो मिलिट्री वाले उसके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं और उसके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस सेट किया जाता है और मिलिट्री वाले उससे कहते हैं कि आपको जंग के लिए चुन लिया गया है और आपको 24 घंटे के अंदर अपने परिवार से मिलकर यहाँ बेसिक ट्रेनिंग के लिए आना होगा। अगर आपने कहीं भागने की कोशिश की तो आपके हाथ पर लगे ट्रैकिंग डिवाइस से हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ। फिर डैन वहाँ से अपनी बीवी के पास जाता है और उसे सब बताता है, तो वो उसे कहती है कि हम कहीं भाग चलते हैं। तो डैन बोलता है कि वो लोग इस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हमें ढूंढ लेंगे। फिर उसकी वाइफ उसे बोलती है कि इससे तुम्हारे डैड निकाल सकते हैं। तो डैन उसे मना करता है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो उसे मना लेती है। फिर डैन अपने पिता के पास वो डिवाइस निकलवाने के लिए जाता है। उसके डैड गवर्नमेंट से छुपकर प्लेन रिपेयर करने का काम करते हैं। उसके डैड डिवाइस निकालने लगते हैं, लेकिन तभी डैन पुरानी बातों को छेड़ देता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और डैन बिना डिवाइस निकाले ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डैन वहाँ से आकर अपनी वाइफ को समझाता है कि दुनिया को ख़त्म होने से बचाने के लिए मुझे फ्यूचर में जाना ही होगा। उसकी वाइफ एमी किसी तरह से उसकी बात मान लेती है। फिर डैन अपनी बेटी म्यूरी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं भी जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ। पर उसकी बेटी ये सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड कभी वापस नहीं लौटेंगे। फिर डैन जब बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करता है तो वहाँ पर और भी उसके जैसे ही आम लोग होते हैं। फिर डैन की वहाँ एक चार्ली नाम के शख्स से दोस्ती हो जाती है और उसे वहाँ एक डोरियन नाम के शख्स के बारे में भी पता चलता है कि वो फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए 2 बार पहले भी जा चुका है। फिर इसके बाद फ्यूचर से आई लेफ्टिनेंट हार्ट सभी को जंग के बारे में बताने लगती है कि जिन एलियंस से हमें लड़ना है वो काफ़ी खतरनाक और ताकतवर हैं। उनको हमने वाइट स्पाइकर्स का नाम दिया है, जो हर 6 दिन बाद अपने घोंसलों में चले जाते हैं और हम तभी उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ बैठी एक लड़की उनसे सवाल पूछती है कि हम लोग जंग के शुरू होने से पहले वाले वक्त में क्यों नहीं जा सकते। तो वहाँ बैठा एक फ्यूचर से आया सोल्जर उसे बताता है कि हमने जो जंप लिंक बनाया है उससे केवल हम 30 साल के समय में ही जंप कर सकते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिर लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताती है कि जो लोग जंग में मरने से बच जाएंगे वो जंप बैंड के थ्रू 7 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएंगे। तभी अचानक से फ्यूचर के रिसर्च लैब पर एलियंस हमला कर देते हैं, जहां एलियंस के बारे में रिसर्च चल रही होती है कि उन्हें कैसे हराया जाए। इसलिए इन सब लोगों को इमरजेंसी होने की वजह से अचानक से फ्यूचर में भेजना पड़ता है और ये लोग एक एक करके वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जंप लिंक में कुछ खराबी हो जाती है और लोग आसमान से नीचे गिरने लगते हैं और इस वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं। पर डैन और उसकी टीम एक स्विमिंग पूल में गिरती है, इसलिए वो लोग बच जाते हैं। और ये वही सीन था जो शुरू में हमें दिखाया गया था। यहाँ का नज़ारा काफ़ी डरावना होता है क्योंकि एलियंस ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई थी
फिर रेडियो के थ्रू एक सोल्जर डैन को बताती है कि वाइट स्पाइकर्स ने पूरे शहर और लैब पर कब्जा कर लिया है, इसलिए पूरे शहर में बॉम्ब गिराए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुम सबको रिसर्च टीम को बचाना होगा। डैन इससे पहले भी एक फ़ौजी रह चुका है, इसलिए टीम को लीड करने का काम उसे सौंप दिया जाता है। फिर उसके बाद डैन अपनी टीम को लेकर रिसर्च लैब में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि लैब में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। फिर वो कर्नल से पूछता है कि अब हमें क्या करना है, तो वो उसे एक हार्ड डिस्क और कुछ केमिकल्स की शीशी लाने को कहती है। फिर डैन और उसकी टीम ये सब सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वाइट स्पाइकर्स उन सब पर हमला करते हैं, तो वो लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके कुछ साथी घायल हो जाते हैं और वो लोग उन्हें बोलते हैं कि तुम सब जाओ, शहर से दूर चले जाओ, हम इन्हें रोकेंगे, क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब गिरने वाले होते हैं। फिर वहाँ बॉम्ब का धमाका होता है और वो लोग बॉम्ब के धमाके से उछलकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर डैन को होश आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त चार्ली भी वहीं पर है और वो लोग एक कैंप में हैं। फिर वो लोग डोरियन नाम के शख्स से जाकर मिलते हैं। डोरियन थोड़ा उदास होता है और कहता है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर डैन उससे बोलता है, अगर ऐसा ही है तो तुम 3 बार यहाँ लड़ने के लिए क्यों आए? फिर वो कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं वैसे भी 6 महीने बाद मरने ही वाला हूँ, इसलिए ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं दुनिया को बचाते हुए मरूँ। फिर डैन वहाँ की कर्नल से मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो इससे पहले भी मिल चुका है। फिर वो अपना नाम बताती है, म्यूरी फॉरेस्टर, जिससे वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी म्यूरी है और उसे ऐसे देखकर उसे काफ़ी गर्व महसूस होता है और वो थोड़ा इमोशनल होकर उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कर्नल यानी म्यूरी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने इमोशनल होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया, आपको यहाँ बुलाने की एक ख़ास वजह है जो समय आने पर आपको बता दी जाएगी। उसके बाद डैन को पता चल जाता है कि म्यूरी उससे किसी बात से नाराज़ है। इसके बाद म्यूरी डैन को एक फ़ीमेल वाइट स्पाइकर्स को पकड़ने के लिए जाती है, जिसको पकड़कर वो उस पर रिसर्च करके उन्हें मारने वाला जहर बना सके। इस समय वाइट स्पाइकर्स भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर म्यूरी डैन से बोलती है कि मैंने आपको आखिरी बार आपकी मौत होने के दिन देखा था। इसके कुछ देर बाद ये लोग अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ सोल्जर्स मिलकर एक फीमेल वाइट स्पाइकर को पिंजरे में पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान वो वाइट स्पाइकर उन सोल्जर्स पर हमला कर देती है और कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर कर्नल खुद वहाँ उसे पकड़ने के लिए जाती है, तभी वो वाइट स्पाइकर गुस्से में आ जाती है और कर्नल पर हमला कर देती है और जो मेल वाइट स्पाइकर्स हैं उन्हें बुलाने लगती है। इसलिए म्यूरी को बचाने के लिए डैन भी नीचे उतर जाता है और फिर वो लोग किसी तरह इस फीमेल वाइट स्पाइकर को पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे अपने लैब में ले जाने लगते हैं। तभी इनके हेलीकॉप्टर्स पर बहुत सारे वाइट स्पाइकर एक साथ हमला कर देते हैं और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसलिए कर्नल और डैन टैंक में बैठकर वहाँ से बचकर एक बीच पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर म्यूरी हवा में फायर करती है अपनी टीम को बुलाने के लिए। डैन म्यूरी से पूछता है कि फ्यूचर में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? फिर म्यूरी डैन को बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तो आपने मुझे और मेरी मॉम हम दोनों को छोड़ दिया। आपने कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, लेकिन आप वापस नहीं लौटे। फिर जब मैं 16 साल की हुई तब हॉस्पिटल से फ़ोन आया और जब मैं वहाँ पहुँची तो आपकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। और ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और डैन को यकीन नहीं होता कि उसने ये सब कुछ किया है। फिर यहाँ पर रेस्क्यू टीम आकर इन्हें ले जाती है। फिर म्यूरी उस फीमेल वाइट स्पाइकर को बेहोश करके उसके जहर का सैंपल लेकर उस पर हज़ारों टेस्ट करती है, ताकि वो ऐसा जहर बना सके जिससे ये सभी वाइट स्पाइकर्स एक साथ मारे जाएं। इस चीज़ पर म्यूरी पूरी रात काम करती है, फिर भी उसे ऐसा जहर अभी तक नहीं मिलता। फिर सुबह होने पर डैन म्यूरी के पास आता है और आज उसका भविष्य में आखिरी दिन है, इसलिए वो म्यूरी से उसे यहाँ बुलाने की वजह पूछता है। तब म्यूरी से बताती है कि किसी तरह अगर जहर तैयार हो गया तो आप उसे अपनी दुनिया में ले जाइए, जिससे आप फ्यूचर में होने वाली जंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। हम इस जहर को यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके सभी साधन ख़त्म हो चुके हैं। तब डैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी दुनिया में जाकर इसे बड़ी मात्रा में बनवाऊँगा और फिर वापस आकर हम दोनों इन सब को ख़त्म कर देंगे। अब म्यूरी इस जहर को बनाने में कामयाब हो जाती है। तभी वो फीमेल वाइट स्पाइकर होश में आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसलिए इसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर बहुत सारे वाइट स्पाइकर्स आ जाते हैं और उस जगह को बर्बाद करने लगते हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए मिलिट्री भी उन पर फायरिंग करने लगती है। अब म्यूरी डैन को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे कि वो डैन को जहर की डिब्बी देकर उसकी दुनिया में वापस भेज सके। लेकिन सभी वाइट स्पाइकर्स आकर उस फीमेल वाइट स्पाइकर को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वो सभी वाइट स्पाइकर मिलकर म्यूरी और डैन पर हमला करने लगते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए डैन और म्यूरी भी उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उनसे बचकर भागने लगते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाले होते हैं कि इतने में एक वाइट स्पाइकर म्यूरी पर हमला कर देता है
और वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती और डैन उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता। ये सब देखकर म्यूरी को समझ आ जाता है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उनसे बीच पर कई बातों के लिए सॉरी बोलती है। इसके बाद वो डैन को जहर देकर बोलती है कि आप अपनी दुनिया में जाकर जंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना। तभी वो फीमेल वाइट स्पाइकर म्यूरी पर हमला कर देती है और म्यूरी नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर डैन बिना कुछ सोचे म्यूरी के पीछे कूद जाता है और इतने में उसका भविष्य का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। फिर डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को जहर के बारे में बताता है और उसको बनवाकर फ्यूचर में भेजने के लिए कहता है, पर लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है कि अब टाइम मशीन ख़राब हो गई है और हम फ्यूचर में वापस नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर डैन को बहुत अफसोस होता है कि वो अब अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद जब वो अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपनी बेटी को प्यार देने लगता है, क्योंकि फ्यूचर में वो इतनी कामयाब साइंटिस्ट बनेगी। फिर रात हो जाने पर वो अपनी वाइफ को सब बताता है कि फ्यूचर में वो अपनी बेटी से मिला और वो एक कामयाब साइंटिस्ट बन गई और उसी ने एलियंस को मारने वाला जहर तैयार किया और अब फ्यूचर में सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमें अभी कुछ करना होगा। इसके बाद डैन बताता है कि उन एलियंस का पृथ्वी पर आने का कोई सबूत नहीं मिला कि वो कब और कैसे यहाँ पर आए। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि हो सकता है वो काफ़ी साल पहले ही यहाँ गए हो और उन्होंने बाद में हमला किया। फिर डैन ये सब समझकर डोरियन के पास जाता है, क्योंकि उसके पास उन एलियंस का एक नाखून था जिस पर लगी धूल मिट्टी से ये पता चल सकता है कि वो आखिर यहाँ पर किस जगह पर सबसे पहले आए थे। फिर डैन और डोरियन उस नाखून को लेकर चार्ली के पास जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि इस नाखून पर चाइना के वोल्केनो की राख लगी हुई है, यानी कि एलियंस सबसे पहले किसी वोल्केनो वाली जगह पर आए थे। तब चार्ली कहता है कि इसके बारे में डिटेल में एक वोल्केनो एक्सपर्ट ही बता सकता है। अब डैन इनको अपने स्टूडेंट मार्टिन के पास ले जाता है, जो डैन से वोल्केनो के बारे में सवाल करता रहता है। फिर डैन उससे पूछता है कि चाइना के वोल्केनो की राख एलियंस के पंजों के नाखून पर कैसे आ सकती है। तब मार्टिन उन्हें बताता है कि 946 में चाइना और कोरिया की बॉर्डर पर मौजूद चानबाई वोल्केनो हज़ारों बम की ताकत के साथ ब्लास्ट हुआ था, जिसकी राख आधी दुनिया पर छा गई थी, जो अभी भी बर्फ़ के नीचे मौजूद है। इसके बाद मार्टिन लैपटॉप की हेल्प से बताता है कि वो राख रूस में एक बहुत बड़े ग्लेशियर के नीचे मौजूद है। इसे देखकर डैन और बाकी सबको समझ आ जाता है कि एलियंस हज़ारों सालों से बर्फ़ के नीचे मौजूद थे और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ने के कारण वहाँ से बाहर आ गए, यानी कि एलियंस अभी भी रशिया में ग्लेशियर के नीचे छुपे हुए हैं, जिससे कि इनको ख़त्म करके फ्यूचर की इस लड़ाई को रोका जा सकता है। इसलिए वो तीनों रशिया में जाकर उनको मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और डिफेंस की ओर से इनको कोई भी हेल्प नहीं करता है। तब डैन को याद आता है कि उसके फादर के पास भी एक एरोप्लेन है और वो उनकी मदद लेकर वहाँ जा सकता है। इसके बाद डैन जाकर उनसे फ्यूचर को बचाने के लिए मदद मांगता है और उसके डैड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके साथ फ्यूचर से आई लेफ्टिनेंट हार्ट भी वो जहर बड़ी तादाद में बनाकर चलती है। फिर वहाँ ग्लेशियर पर पहुंचकर सभी लोग एक मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह को ढूंढते हैं, क्योंकि एलियंस के स्पेसशिप के होने की वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। फिर काफ़ी समय खोजने के बाद इनको एक ऐसी जगह मिल जाती है और ये लोग वहाँ एक बॉम्ब का धमाका करते हैं, जिससे कि इनको एक बहुत बड़ी बर्फीली सुरंग मिलती है, जिसके अंदर वो जाकर देखते हैं तो एलियंस का बर्फ़ में जमा हुआ स्पेसशिप होता है। अब चार्ली और डैन के डैड यहीं स्पेसशिप के बाहर रुकते हैं और डैन बाकी सभी साथियों के साथ अंदर जाता है। फिर उस स्पेसशिप में अंदर जाने के बाद उन्हें अंदर बहुत सारे एलियंस मिलते हैं जो अभी भी अंडे के अंदर होते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि ये पृथ्वी पर गलती से क्रैश हो गए थे। उनका असली निशाना तो कोई दूसरा प्लेनेट ही था। फिर उसके बाद डैन और उसके साथी जहर को उन एलियंस के अंडों पर इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे वो तड़प कर मर जाते हैं। पर उनकी आवाज़ सुनकर बाकी एलियंस अंडों से बाहर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद डोरियन डैन को अपना एलियन वाला नाखून देकर शिप के बाहर भेज देता है। तभी कुछ एलियंस बाहर निकलकर चार्ली और डैन के डैड पर हमला कर देते हैं। उसके बाद चार्ली और डैन के डैड भी उनको मारने लगते हैं। फिर डैन बाहर आता है, पर अपने डैड और चार्ली को वहाँ ना पाकर घबरा जाता है। तभी डोरियन देखता है कि स्पेसशिप के अंदर एलियंस के बहुत सारे अंडे हैं और इन्हें ख़त्म कर पाना मुश्किल है। इसलिए डोरियन अपने साथ उस स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है और सभी एलियंस मारे जाते हैं। तभी बाहर डैन को उसके डैड और चार्ली भी मिल जाते हैं, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एलियन यहाँ से भाग गया है। फिर डैन और उसके डैड उसका पीछा करते हैं तो वो उन पर हमला कर देता है। फिर डैन और उसके डैड गोलियाँ चलाने लगते हैं और डैन उसके हाथ पर जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसका हाथ गलने लगता है और वो मरने लगता है। पर वो हाथ को काट देता है और जहर का असर ख़त्म हो जाता है। फिर वो एलियन डैन पर हमला करने लगता है
तो उसके डैड उस एलियन को अपने हाथ पर कट लगा के खून से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये देखकर डैन को महसूस होता है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते हैं। फिर इसलिए डैन उस एलियन को पकड़कर रोकने लगता है और इस बार उसके मुंह में जहर की शीशी फोड़ देता है और उसे नीचे खाई में गिरा देता है, जिससे वो गलकर मर जाता है और वो लोग राहत की सांस लेते हैं और चार्ली भी उनके पास आकर लेट जाता है। फिर डैन अपने डैड को लेकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी म्यूरी से मिलवाता है और सब मिलकर ये वादा करते हैं कि कोई भी किसी को भी छोड़कर नहीं जाएगा और इस तरह पिक्चर की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और ऐसे ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।